देवी है, अतिथि देवो भव, हमारे अतिथि देव तुल्य होते हैं, उनका स्वागत। तो आज देवतुल्य अतिथि हमारे बीच, हमारे प्रदेश के यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच हैं। हमारे बीच है श्रम मंत्री माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी। इनके स्वागत की बेला है यहाँ पर। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो जी को, वो आए और हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, सम्मान करें, साल भेंट करके, पौधा भेंट करके और एक स्मृति चिन्ह भेंट करके, और आप सब सम्मान करें तालियां बजाकर। तालियां आपकी रुकनी नहीं चाहिए, वहां से सहभागिता होगी आपकी इस स्वागत में। और ये स्मृति चिन्ह कि हमेशा हमें याद रखें हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जब जब इस स्मृति चिन्ह पर नजर पहुंचे हम सबको इस कार्यशाला को याद रखें। मैं पुनः निवेदन करूंगा श्री प्रियंक कानूनगो जी से और डॉक्टर दिव्या गुप्ता कदम जी से, वो आए और हमारे माननीय श्रम मंत्री महोदय श्री प्रहलाद पटेल जी का स्वागत करें, सम्मान करें, शॉल पहनाकर, पौधा भेंट करके और स्मृति चिन्ह भेंट करके, और आप सम्मान करिए तालियां बजा करके। तालियां गूंजती रहती है आगे। देवतुल्य अतिथियों का स्वागत हुआ और अब बारी है स्वागत उद्बोधन की। तो स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री रविंद्र मोहन जी को, वो आए और स्वागत करें। आदरणीय रविंद्र मोहन जी। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आज की इस क्षेत्रीय समीक्षा बैठक और परामर्श बैठक में उपस्थित सभी 6 राज्यों के प्रतिनिधि, जिनके अपने बच्चों के ड्रॉप ऑफ के क्षेत्र में ग्राउंड स्तर पर जो अनुभव है, वो आज इस बैठक में अपने विचारों के द्वारा समीक्षा भी करेंगे और हमने आगे क्या योजना बनाना चाहिए कि जिससे हमारा बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। आज हमारे बीच में सामाजिक संस्थाओं के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है, जिनके लंबे समय से इस क्षेत्र में काफी अनुभव है। उन अनुभवों का भी हमको लाभ मिलेगा। और आज मंचासीन हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री, हम बहुत बार उनको युवा जोश से भरपूर और बच्चों के प्रति संवेदनशील, और मैं तो ये कहूँगा कि अति संवेदनशील ऐसे व्यक्तिमत्व के धनी हमारे आदरणीय मोहन जी यादव हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे बीच में ग्रामीण पंचायत एवं पंचायत संस्था के मंत्री एवं श्रम विकास मंत्री हमारे बीच में आदरणीय प्रहलाद जी पटेल भी उपस्थित है। वो भी अति संवेदनशील है और जिन्होंने अनेक वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए अपने अनुभव के माध्यम से समाज का कल्याण किया है। आप सभी का आज के इस बैठक में मार्गदर्शन मिलने ही वाला है। उसी के साथ में राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष, आज की जो कार्यशाला है, जिस कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय बाल आयोग के माध्यम से हुआ है, ऐसे व्यक्तिमत्व हमारे सबके प्रेरणा स्रोत, और मैं तो ये कहूँगा कि जिन्होंने राज्य बाल आयोग को जो ऊंचाई पर पहुंचाया है, राज्य बाल आयोग को जो सशक्त किया है, ऐसे माननीय प्रियंक कानूनगो हमारे बीच में उपस्थित है।
आपका भी बड़ा इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा अनुभव है। कानून के साथ में सामाजिक ताना बाना कैसा विकसित किया जा सकता है, ऐसे आप अनुभवी व्यक्ति हमारे बीच में हैं और आपका भी आपको मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। हमारे बीच में राष्ट्रीय बाल आयोग की मेंबर सेक्रेटरी आदरणीय रूपाली बेनार्जी जी उपस्थित है, राज्य बाल आयोग के सदस्य उपस्थित है, राष्ट्रीय बाल आयोग के सदस्य आदरणीय दिव्या दीदी जी उपस्थित है। आप सभी के बीच में आज की कार्यशाला मुझे लगता है कि हमारे जो हमने विषय को चुना है, ड्रॉप आउट बच्चों की समीक्षा और उसका निराकरण, ये लगातार होने वाली बैठकें हैं। ऐसा नहीं है कि नई बैठक है, लेकिन ये बार बार इसलिए होते रहना चाहिए कि हम जिस दिशा में हम जो कह रहे हैं कि हमारे देश का जो भविष्य है बच्चे, और 40% जिसको 40% भारत देश का जो पॉपुलेशन है उसका बड़ी संख्या जो है बच्चों की है। हम यदि बच्चों की सही समय पर चिंता कर लेंगे तो हमारे भारत का भविष्य उज्जवल रहेगा, ऐसा हम सबका मानना है। मैं इस अवसर पर हमारे सबके अनुभव भी है कि हर प्रतिवर्ष 5वीं से पास आउट होने वाले बच्चे जो उनका एनरोलमेंट संख्या होती है उसमें लगातार ड्रॉप आउट बच्चों का वृद्धि का परसेंट वृद्धि नहीं रहता है, यानी कम नहीं होता। इसी प्रकार से 8वीं में जो एनरोलमेंट में जो बच्चे हैं और जो 9वीं में जाते हैं तो 8वीं में भी ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये हम सबके लिए एक चिंता का विषय है और राज्य बाल आयोग भी मैं समझता हूँ कि इस दिशा में अपनी ओर से जो प्रयास कर रहा है और जिस दिशा में सरकारों के माध्यम से जो काम करना चाहिए उसके लिए तत्पर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि आप बच्चों के लिए अति संवेदनशील है और ये जो विषय अभी जिस प्रकार से हम रिफॉर्म चाहते हैं उस रिफॉर्म की दिशा में आपका जरूर सहयोग मिलेगा और इस जो समस्या है इस समस्या का समाधान मुझे लगता है कि आज 5 राज्य यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, लेकिन उन 5 राज्यों के लिए मध्य प्रदेश की प्रेरणा का केंद्र बनेगा, ऐसा कहते हुए मैं अपने घोषणा को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शब्दों के द्वारा अतिथियों का स्वागत, आप सभी का स्वागत। आप सभी की इच्छा है माननीय अतिथियों का स्वागत करने की, तो आप सबकी तरफ से 2 पंक्तियों से मैं आदरणीय मंच का स्वागत करना चाहूँगा। लाडले मुख्यमंत्री जी का, श्रीमती जी का। प्रेम का उपहार अर्पित प्यार की सौगात है, आपका स्वागत करें क्या ही सुहानी बात है। प्रेम का उपहार अर्पित प्यार की सौगात। हम सबका प्रेम प्यार सब आपको समर्पित है और हम सब संकल्पित हैं अपने उस देश के भविष्य को अपने विद्यालय तक लाने के लिए। साथियों, अब क्रम है उद्बोधन का, बहुत जरूरत है हमें आदरणीय के उद्बोधन की। सबसे पहले मैं उद्बोधन के क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष महोदय श्री प्रियंक कानून जी को, वो आए और इस अवसर पर हम सबसे अपनी बातें शेयर करें। नमस्कार। आज की इस पश्चिम मध्य क्षेत्रीय कार्यशाला में समीक्षा बैठक में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी श्रम मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष भाई श्री रविंद्र मौर्य जी, यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय बाल आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती रूपाली बेनर्जी सिंह जी, यहाँ उपस्थित राज्य बाल आयोग की सदस्यगण, मेरी साथी राष्ट्रीय बाल आयोग की सदस्य मध्य प्रदेश के इंदौर की निवासी भाई डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, ये 2 सदस्यगण जो पीछे खड़ी है राज्य बाल आयोग की, आप आगे आएंगे। ये आज सब शिक्षक हैं, CRC हैं, BRC हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं,
तो वातावरण थोड़ा कक्षा का रहना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों बाहर खड़ी थी, उनको अंदर बुला लिया। यहाँ जिस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोग बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो है कि बच्चों को जो शाला त्यागी हैं, जो ड्रॉप आउट हैं, जो स्कूल से बाहर हैं, उनको किस प्रकार विद्यालय के भीतर लाया जाए। शिक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए हम लोग जो आज 6 राज्यों से यहाँ पधारे हुए हैं, मैं मध्य प्रदेश के सब लोग तो जानते हैं, मध्य प्रदेश के बाहर के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि शिक्षा से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अच्छा कोई वक्ता हो ही नहीं सकता। और इसका जो कारण है वो मध्य प्रदेश के लोग सब जानते हैं। मुख्यमंत्री जी उज्जैन से आते हैं। उज्जैन शिक्षा के संस्कार का वो केंद्र है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने आके शिक्षा का संस्कार दिया। ऐसे उज्जैन से आने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी से ज्यादा अच्छी बात शिक्षा के बारे में कौन कह सकता है उस भारत में जहाँ शिक्षा को व्यापार नहीं होता, जहाँ शिक्षा को संस्कार माना। और जन्म से मृत्यु तक जितने विभिन्न संस्कार हमारी सनातन संस्कृति में एक बच्चे के बड़े होने, वृद्ध होने और मृत्यु पर्यंत चलते हैं, उनमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण संस्कार है जो उसको सामाजिक जीवन जीने के लिए सशक्त करता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा साफ साफ कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और यहाँ जो शिक्षक वृंद बैठे हैं, आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आप केवल एक जीवन को बदलने का काम नहीं कर रहे, आप जिस बच्चे को शिक्षा से जोड़ के सशक्त बनाते हैं, आप उसकी आने वाली पीढ़ियों को एक प्रकार के नए जीवन की तरफ ले जाने का काम करते हैं। आप पूरी की पूरी पीढ़ी के परिवर्तन का काम करते हैं। शिक्षा अगर बच्चों के पुनर्वास से जुड़ जाए, एक उदाहरण है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई जगह देखा। हम लोगों ने चाणक्य सीरियल हम लोगों ने देखा, टीवी पे आता था। एक बालक जिसको उसके ही परिजन शिक्षा से दूर रखे हुए थे, उससे मजदूरी करवाते थे, दास्ता करवाते थे, उसके मामा से, पितृविहीन बालक था, मामा उसका पालन पोषण करते थे। एक शिक्षक ने जाके कहा कि ये बालक मुझे दे दो, मैं इसे पढ़ाऊं। मामा ने बोला कि मेरे को कोई और को दूंगा तो पैसे मिलेंगे, रुपया मिलेगा, तुमको नहीं दूंगा। शिक्षक ने 5000 पाउंड उस वक्त की मुद्रा थी, देके उस बच्चे को ले ली, उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, तक्षशिला में ले जाके रखा। साथियों, बाल श्रम से, बाल दास्ता से मुक्त हुआ वो बालक जब चाणक्य जैसे शिक्षक का हाथ पाता है तो चंद्रगुप्त जैसा भारत का सम्राट है। ये भारत की परंपरा है। हमको बच्चों को पढ़ाना लिखाना, विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को पुनर्वासित करना, मेन स्ट्रीम करना, दुनिया में किसी और से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम खुद इतने सशक्त। साथियों, 2014 में एक बड़ी शुरुआत भारत में हुई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की बागडोर संभाली और हमको जो विरासत में मिला, हमारी गौरवशाली अतीत की परंपराओं को गुलामी के दौर में मिटाने के बाद स्वतंत्रता से स्वतंत्रता में आने के भी 60-70 साल बाद तक हम अपनी परंपराओं के अनुसार शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सशक्त नहीं कर पा रहे थे। और इसका प्रमाण है कि 2011 के सेंसस का, जनगणना का जो डाटा 2014 में विरासत के रूप में मोदी सरकार को मिला था, वो 8.5 करोड़ बच्चे बताता था जो आउट ऑफ स्कूल। 120 करोड़ की आबादी में जब 40% बच्चे हैं, 40 करोड़ में से 8 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल, शर्म आती थी डाटा देख। पिछले 10 सालों में इस सरकार ने जो काम किया है वो ना भूत ना भविष्य की, आप लोगों के दम पे किया। ये आप लोग हैं जिनके दम पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सफल क्रियान्वयन इस देश में। ये आप लोग हैं जिनके दम पर एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेशन करने वाली जो भारत के पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा है,
उनके बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप भाषा के बैरियर को खत्म करके होता है। ये पहली बार हो रहा है कि जब मध्य प्रदेश के बच्चे का परिवार गुजरात जाता है मजदूरी करने के लिए, तो गुजरात को उसे हिंदी माध्यम की किताबें उपलब्ध कराएगी। ये पहली बार। उड़ीसा का बच्चा जब आंध्र जाता है परिवार के साथ माइग्रेशन करके, तब उसको वहां पर उसकी भाषा में किताबें उपलब्ध कराई जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। एक छोटी छोटी चीज से कितना बड़ा असर पड़ा है। भारत में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू किया। वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू करने से हमको ये मदद मिली, हम ट्रैक कर पा रहे हैं कौन सा परिवार कहां से कहां गया, और वहां उन बच्चों की पढ़ाई, उन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। केवल इतने नहीं कि माँ बाप को, परिवार को पालन पोषण के लिए माइग्रेशन करना है, बच्चों को आउट ऑफ स्कूल होना पड़े। प्रधानमंत्री जी ने कहा ये इस भारत में अब नहीं। भारत का तो नक्शा ही माइग्रेशन से बना है। सोचिए जरा, 2500 साल पहले, 2000 साल पहले अगर जगत गुरु शंकराचार्य केरल के विद्वान पंडित को ले जाकर केदारनाथ में नहीं बसाते, तो क्या इस देश के नक्शे की कल्पना की जा सकती थी? तो व्यवस्थाएं हमारी थी, आवश्यकता थी हमको ऐसे लोग मिले जो हमको ही मोटिवेट करके इस दिशा में ले जा सके। वो काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इस काम को केवल संवेदना के साथ किया। और जिस संवेदना का प्रदर्शन में केवल 2 घटनाएं बताऊंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा, वो दोनों घटनाएं ये बताना मेरे से। सड़क पे बच्चे रहने वाले बच्चों को वहां से लाकर पुनर्वासित करने का काम हमने मान लिया था कि एनजीओ के लिए सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी। भोपाल में आपने घटना देखी, सड़क पर रहने वाले बच्चों को कोविड के दौरान रेस्क्यू किया गया, और जिस एनजीओ को यह काम दिया गया था, वो एनजीओ ने सरकार को बताया बिना उन्हें एक गुप्त स्थान पर रख दिया। वहाँ सारे के सारे बच्चों का धर्म परिवर्तन किया गया। ये जानकारी राज्य बाल आयोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लगी। आप कल्पना कीजिए मुख्यमंत्री जी की संवेदना की। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल FIR कराई, ऐसे दुष्ट लोगों को जेल भेजा, सारे बच्चों को खोज के स्कूल में भर्ती कर। एक और घटना आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर एक शराब की फैक्ट्री सोमबिस में 1.5 महीने पहले हमको वहां सूचना मिली कि बच्चों को स्कूल बसों में भरकर लाया जाता है और उनसे शराब बनवाई जाती है। हमने मुख्यमंत्री जी को बताया, मुख्यमंत्री जी ने कहा आप लोगों को मध्य प्रदेश में काम करने के लिए एकदम फ्री हैंड है, चुपचाप जाइए, छापा मारिए, सारे बच्चे रेस्क्यू करिए और तत्काल मुझे बताइए। आप कल्पना कर सकते हैं किसी राज्य के मुख्यमंत्री किसी केंद्रीय एजेंसी को बोलेंगे कि आपको मेरे राज्य में काम करने के लिए फ्री हैंड है, जाकर काम करो, बच्चों के जीवन की रक्षा करो। और आप कल्पना करिए स्कूल का नाम लिखी हुई बस में लड़के लड़कियों को ला करके शराब फैक्ट्री में उनसे शराब बनवाई जा रही। हम लोगों ने वहां छापा मारा, 59 लड़के लड़कियों को रेस्क्यू किया, 20 बालिकाएं शराब बनाने के काम में लगी हुई थी, वो जिनके नाम स्कूलों में दर्ज थे। मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस बारे में जैसे ही पता चला, ये पहली बार हुआ 37 सालों के इतिहास में कि वो फैक्ट्री सील की गई, वो फैक्ट्री बंद की। और इसका परिणाम जानते हैं क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी की इस पहल को देश ने और दुनिया ने गले लगाकर स्वीकार किया, इतनी ताकत से स्वीकार किया कि उस फैक्ट्री का, उस शराब कंपनी का शेयर मार्केट में 350 करोड़ का कैपिटल डूब गया। उसका शेयर मार्केट का रेट इतना कम हुआ। मैं इस पूरे सदन से आग्रह करता हूं कि ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के सम्मान में एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से आवाज भोपाल में लगाकर दुनिया के कोने-कोने तक जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री ऐसे बैठे हुए हैं कि बच्चों का शोषण करने वालों को स्पॉट पे सजा दिलवाने का काम, तत्काल सजा दिलवाने का काम करते हैं। भारत सरकार ने इस दिशा में जो काम किए हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम है NCLP योजना का प्रवर्तन करना। एक ऐसी योजना चलाई जा रही थी जिसको जब पहली बार जाके हमने देखा, हमने 500 स्कूलों का NCLP के सैंपल लिया। जब जाकर के देखा तो उनमें से आधे से ज्यादा स्कूल तो थे ही नहीं, केवल कागज पे। हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग भारत सरकार से ली जा रही थी। ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई। उस NCLP योजना को शिक्षा का अधिकार कानून के अनुरूप परिवर्तित किया गया और स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर के साथ मर्ज कर दिया गया। क्या इससे आप लोगों को सुविधा हुई कि नहीं हुई?
बाल श्रम से मुक्त किए गए बच्चों को अब सीधे स्कूल शिक्षा विभाग के स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में भर्ती किया गया। ये बहुत बड़ा कदम है। भारत में मैंने आपको जैसे बताया कि 2014 में हमको डाटा दिया 8.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल। मजे की बात यह है कि उससे पहले की किसी सरकार ने आउट ऑफ स्कूल बच्चों की परिभाषा ही नहीं की थी। केंद्रीय स्तर पे भारत में 70 साल तक आउट ऑफ स्कूल बच्चे की कोई परिभाषा नहीं थी। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था कि जब पहला कानून जो परिवर्तित हो रहा था, उनका यह मानना था कि जो पहला अवसर मिलेगा उस पर बच्चों का शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान जोड़ा जाएगा। सबसे पहले चाइल्ड लेबर एक्ट अमेंड हुआ। चाइल्ड लेबर एक्ट के रूल्स में 17C सेक्शन के रूल 2B2 में ये लिख दिया गया कि जो बच्चा 30 दिन तक बिना बताए स्कूल से गायब होगा उस बच्चे को आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा। उसकी सूचना स्कूल का प्रिंसिपल श्रम विभाग के नोडल अधिकारी को देगा और सरकार ये मान के चलेगी कि उस बच्चे को बाल श्रमिक के रूप में नियोजित कर लिया गया। कितनी बड़ी बात है, सोचिए जरा। सरकार खुद आगे स्वीकार करके कहती है जो बच्चा स्कूल में नहीं है हम मानेंगे क्यों बाल श्रमिक। इससे पहले इतनी बड़ी इच्छा शक्ति दिखाने वाली कोई सरकार हुई। अब हम लोगों का दायित्व बन जाता है कि प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, श्रम मंत्री जी की इच्छा के अनुरूप इस पूरे के पूरे कानूनी प्रावधानों का क्रियान्वयन करें, एक एक बच्चे को स्कूल में लाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए केंद्र स्तर पर पॉलिसी बनी है, स्ट्रीट चिल्ड्रन पे SOP बनी है। और ड्रॉप आउट का कारण केवल ये नहीं है कि बच्चे गरीब हैं, केवल ये नहीं है कि माँ बाप सक्षम नहीं है। ड्रॉप आउट का एक बहुत बड़ा कारण था जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान प्रधानमंत्री जी ने खींचा। लोग परीक्षा के डर से बच्चों की पढ़ाई छुड़वा देते, परीक्षा के डर से बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते। बताइए ये होता था कि नहीं होता था? देश को एक प्रधानमंत्री ऐसे मिले जो बच्चों को अभिभावक के रूप में सोचते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि एक बच्चे का अभिभावक नहीं। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बच्चा परीक्षा के डर से सुसाइड करता है, कोई बच्चा परीक्षा के डर से स्कूल आने ना छोड़े। इसलिए पहल किसने की? सबसे पहले बच्चों से परीक्षा पर संवाद करने की शुरुआत, परीक्षा पे चर्चा करने की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने। शिक्षकों के पेशे को ग्लोरीफाई करने का काम उन्होंने किया। ऐसे प्रधानमंत्री जी के विजन पे हम लोग जो काम कर रहे हैं वो 2047 का सशक्त भारत बनाने का काम कर रहे हैं। आप सभी से अपार अपेक्षाएं इस देश को है और आप सभी में अपार संभावनाएं हैं। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य केवल उन संभावनाओं का विकास करना होता है, उन संभावनाओं की पहचान करना होता है। हम सब इस दिन भर की कार्यशाला से अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने गाँव में जब जाएंगे तो कुछ लेकर के जाएंगे, ऐसा अच्छा लेकर के जाएंगे कि 2047 में सशक्त भारत का निर्माण कर पाएंगे। यहाँ पर समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में रामेन जी, सुरेन जी भी उपस्थित हैं, तो उनका भी पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय श्री प्रियंका कानूनगो जी। निस्संदेह हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, जैसा कि आपने कहा कि हमें इतने अच्छे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मिले हैं। साथियों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उद्बोधन की इस श्रृंखला में प्रखर वक्ता और आज इस मंच पर मंचासीन है माननीय श्रम मंत्री महोदय श्री प्रहलाद पटेल जी को। वो आए और अपने विचार हम सबके समझ। हमारे राष्ट्रीय विद्यालय के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रियंका कानूनगो जी, इसी संगठन का जनरल सेक्रेटरी श्रीमती रूपाली, मध्य प्रदेश बाल आयोग के अध्यक्ष सम्मानित श्री गोविंद मोहन जी, सामने बैठे हमारी आयोग के सदस्य आदरणीय डॉक्टर अन्य सभी राज्य महिला आयोग
भाइयों, मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने श्रम मंत्रालय का काम सौंपा। मैंने अपने जीवन में 5 वर्ष देश के मजदूर क्षेत्र में काम कर रहा था, तो स्वाभाविक तरीके से बाल श्रमिकों की जो चुनौती थी वो सामने आई। मुझे लंबी बात नहीं करनी है क्योंकि श्रम मंत्रालय की अपनी जिम्मेदारियां हैं, और इसलिए मैं ये बात जरूर जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व हमारे पास है उनको मजदूरों का दर्द भी पता है। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रहे, उन्हें शिक्षा का स्तर और उसकी कमियां दोनों पता है। मैं आश्वस्त कर सकता हूँ कि हमारा जो संसद होगा श्रम मंत्रालय कि मध्य प्रदेश में कोई भी एक भी अपवाद जरूर बाल श्रमिक नहीं मिले, तब हम अपनी सफलता मानेंगे। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब यहाँ पर जो शिक्षक बन रहे हैं, मैं कल ही हमारे जो श्रम मंत्रालय के 4 उद्योग हमारे स्कूल जो आवासीय विद्यालय उनके प्राचार्यों के साथ मैं कल बैठा, तब मुझे पता नहीं था कि कभी इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिलेगा। जब मैं समीक्षा कर रहा था तो मैं उससे पूछ रहा था कि मॉडल हमारा नवोदय की तरह दिखता है, लेकिन नवोदय में तो अच्छे परिवारों के मेधावी छात्र उसमें जाते हैं, लेकिन हमारे स्कूलों में तो वो लोग आते हैं जो मजदूरों के बच्चे हैं, जिनकी परिवारों से प्रारंभिक शिक्षा भी ऐसी नहीं होती, जिसके कारण हमको इस स्थान पर लाकर बेहतर तरीके से उन्हें बनाया जा सके या गढ़ा जा सके। तब मैंने उनसे पूछा कि चुनौतियाँ क्या थी, तो वो प्राचार्य गणों ने जो समस्या बताई, उस समस्या के बाद मैंने कल ही कहा था कि कहीं ना कहीं हमको 2 या 3 लोगों की कमेटी बनानी पड़ेगी जो इस मनोविज्ञान को समझे। मुझे सिर्फ इसलिए बात नहीं कि खाली बच्चों के मनोविज्ञान को समझे, उनको पढ़ाने वाले लोगों के मनोविज्ञान को भी समझे। कौन है जो बाल श्रमिक बनते हैं? बाल श्रमिक से तो वो नहीं बनते जो मजदूरों के बेटे हैं। दूसरी भी श्रेणी है जिनके माता पिता अच्छे संपन्न होते हैं लेकिन नशे के आदी होते हैं, उन बच्चों की स्थिति भी उससे बुरी होती है। अगर कोई अपराध में जेल चला जाए तो उसके यहाँ घर में कोई कमाने लायक ना हो, उसके बाद जो बच्चों की परिस्थिति होती है, ये तीसरी श्रेणी हो सकती है। मुझे लगता है कि समाज के इन आयामों को हमें गौर करना होगा, और हमारी कानून की व्यवस्था में हमें जो बदलाव लाने हैं वो हमें करने होंगे। मैंने जब समीक्षा की थी श्रम मंत्रालय की, तो मैंने कहा कि बाल श्रमिकों के लिए या बाल अधिकारों के लिए हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं है। क्या हम वो चिन्हित नहीं कर सकते? कानून बनेगा, लेकिन जैसे जी ने कहा कि कानून में प्रावधान है, यदि कोई छात्र जो रेगुलर किसी स्कूल में है वो 30 दिन अगर नहीं आता, तो ये श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी है, उस नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो उसे ढूंढे और उसके बाद वो उसके पुनर्वास की चिंता करे, उसकी शिक्षा की चिंता करे। तो मुझे लगता है कि हर समय हमें और आपको सीखने का अवसर है। मैं भी ये मानता हूँ कि कम से कम श्रम मंत्रालय में मंत्री होने के नाते अगर बाल श्रमिक हो या बाल अधिकार हो, इनके विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा। मैं आपको फिर आश्वस्त करता हूँ, और मेरा और मेरे सभी विभाग के जो अधिकारी हैं उनका ये संकल्प होगा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना कर दें जहाँ पर अपवाद स्वरूप भी कोई बाल श्रमिक या बाल अधिकारों से वंचित कोई हमारी गिरानी न रह जाए। इस निवेदन के साथ सहयोगी हो सकता है तो सहयोगी आप सामने बैठे हुए जो कुछ मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ कि ये ऐसा काम नहीं है जो इवेंट के आधार पर हो जाए, ये ऐसा काम नहीं है जो हम 4 सफलताएं बताकर हम अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहे हैं। इसके लिए संकल्प लेना है, तो हमें पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ और एक संवेदनशील नियत के साथ हमें कुछ संकल्प के भीतर पैदा करने होंगे। सेवा का काम सिर्फ पैसों से नहीं होता, सेवा का काम अच्छी नियत और समर्पण के बगैर संभव नहीं होता। मैं थोड़े बहुत जो इन क्षेत्रों में काम करते हुए तो मैंने महसूस किया है, उस नाते मैं कह सकता हूँ आप में से कुछ लोग
संकल्प लेकर जाएं और हम सब मिलकर सहयोगी बनेंगे। मैंने पीएम जी से कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है कि हम जब अपने लेबर अधिकारियों के 2 दिन का सेमिनार करेंगे तो हम आपको भी बुलाएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे कि हम नए सिरे से इसके लिए कोई बेहतर अभियान चला सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी तैयारी है, उस तैयारी में आपका जो विचार और सहयोग और सुझाव होंगे वो हमें ताकत देगा। आपने जो सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय माननीय श्रम मंत्री महोदय जी। निस्संदेह आपके विचारों से हम सभी जोश बढ़ा है। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बड़ी विनम्रता से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी को, वो आए और आज इस अवसर पर अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान यशस्वी मंत्री लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग भूमिका निभाते हुए कई दायित्वों का निर्वहन करते थे। अभी हमारे अपने मंत्रिमंडल में श्रम तथा पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम संभालना, जिनने विस्तार से अपनी बात की, श्रीमान प्रहलाद पटेल जी। इस अवसर पर प्रियंक कानूनगो जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल आयोग, आपकी भावनाओं से हम सब अवगत हुए हैं। आपने विस्तार से बात कही। श्री रविंद्र मौर्य जी, अध्यक्ष राज्य बाल आयोग, श्रीमती रूपाली बनर्जी, और इस अवसर पर समस्त आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, सारी बातें आ गई है। हम सब जानते हैं कि भारत का अपना चरित्र आदिकाल से, भारत की अपनी जीवन शैली, हमारी अपनी संस्कृति, हमारी सभ्यता दुनिया में सदैव एक आदर्श के रूप में दुनिया में जानी जाती है। इसीलिए कहने के लिए कहते हैं कि भारत दुनिया का विश्व गुरु बनना चाहता है, या उसकी अपनी अगर महत्वाकांक्षा पूछी जाए तो वो कहेगा कि मैं दुनिया का विश्व गुरु बनूँ, या विश्व गुरु का दर्जा उनको मिले। जब विश्व गुरु की बात करते हैं तो विश्व गुरु का अर्थ क्या हुआ? गुरु का अर्थ हमको समझना पड़ेगा। गुरु का अर्थ है पूरे अर्थ में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना। दोनों शब्द गु और रू का अर्थ निकालेंगे तो गु मतलब अंधेरा, रू मतलब प्रकाश। तो अंधेरे से प्रकाश को ले जाने वाले मार्ग पे चलने वाली संस्कृति दुनिया में अगर कहीं जानी जाती तो भारतीय संस्कृति के नाते से उसकी पहचान है युगों युगों से। कई सारे देश दुनिया में जो प्रभुसत्ता चाहते हैं, धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, अपना दायरा, अपना प्रभाव चाहते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है, इसके दो शब्द में सारी बात आ जाती, जियो और जीने दो। अब ये इतना सरल शब्द है जिसका अर्थ हम अपने आप में समझ सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सबके सुख की कामना करते हैं, सभी के बारे में जो अच्छा हो सके। अब जब समग्र की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि उसमें बाल तो परमात्मा का सकता है। बालक की बात करते तो बालक को हम रथ के रूप में देखते हैं, जिसका चित्र हमारे लिए पूरा पुरुषार्थ और एक पराक्रम की तरफ ले जाने वाले मार्ग पे खड़ा कर देते हैं। और वह हर युग में देखो ऐसे कितना हमारा अच्छा उदात्त सांस्कृतिक चरित्र भी है, इतिहास भी। हम सब जानते हैं भगवान राम के उस दौर को याद कर लें जब दशरथ जी से विश्वामित्र अपने उनके बालक मांगने आए। केवल कल्पना करो कि अगर विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण नहीं जाते और राम जी के जाने बोलने के देने के पहले दशरथ जी ने कहा मेरी सेना ले जाओ, मेरे से क्या मांग लो वो सब दे दूंगा। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, हम तो आपके बालक हैं। और बालकों के रूप में उन्होंने उनका कितना उज्ज्वल भविष्य देखा होगा, उनका पराक्रम देखा होगा कि बालक जब घर से कदम बढ़ाते हैं और उनको चुनौती मिलती है और उनके गुरु उनकी क्षमता योग्यता के हिसाब से उनको टारगेट देते हैं, लक्ष्य देते हैं, तो मारिच बहू को तो मारते ही मारते हैं, अपने पराक्रम पुरुषार्थ का झंडा गाड़ते गाड़ते धनुष यज्ञ तक जाते हैं और माता सीता को वर्ण करके ले। और वो काल हो या 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का काल, बालकों के पराक्रम से ही अपना देश का रोम रोम पुटकित
कृष्ण ने कंस को भले मार दिया, लेकिन शिक्षा का महत्व क्या है ये हमारे आयोग का उस दृष्टि से आपने अंग्रेजी ने सही कहा। 11 साल की उम्र में कभी उसके पहले तो वो गए नहीं किसी आश्रम में, गुरुकुल में शिक्षा विद्या के लिए। लेकिन हमारे यहाँ कोई और देश का इतिहास होगा कि कोई सत्ताधीश को हटाता है तो सत्ताधीश को हटाने के बाद वो अपनी कुर्सी पाता है, लेकिन ये हमारे देश का इतिहास है कि सत्ता से बड़ी कुर्सी है, कुर्सी से बड़ी शिक्षा, और शिक्षा से व्यक्ति का समग्र जीवन ध्यान। केवल कल्पना करें कि कंस के उस घटनाक्रम में भगवान शिक्षा ग्रहण करने नहीं आए, तो उनका विराट स्वरूप, वो पवित्र गीता, कदम कदम पे उनका जीवन का प्रत्येक एक घटनाक्रम, ये क्या इस प्रकार का बन सकता था? लेकिन ये शिक्षा का ही कमाल, शिक्षा के कारण से भगवान का जीवन हम सब के लिए पाथेय के रूप में काम है। और शिक्षा का अनुशासन का भी उदाहरण देख लो, शिक्षा में दक्ष व्यक्ति अपनी सेना भी रखेगा, तो सेना के अनुशासन का सर्वोच्च उदाहरण है। गीता में भगवान अर्जुन के माध्यम से बात रख रहे हैं, तो लोग अपन कहेंगे गीता किसके लिए कही है, तो कई बार मजाक करने वाले बोल देते हैं लोग कि गीता अर्जुन को युद्ध में उकसाने के लिए कही गई, भगवान के बारे में ऐसे मानने वाले। वो युद्ध करना नहीं चाहता था, लेकिन युद्ध करवा करके भगवान माने, ये भी एक पक्ष है। लेकिन ये पक्ष अधूरा। कोई गीता को या उस दृश्य को अगर थोड़े गहरे ढंग से देखेगा तो आप अंदाज लगा लो भगवान ने उस युद्ध में जितना अपना स्वयं का नुकसान उनका हुआ, उतना तो अर्जुन का भी नहीं। भगवान ने गीता के माध्यम से अपनी आत्मा से शास्त्रार्थ किया है। जब अपनी कोई व्यक्ति, आप कल्पना करो हमारे यहाँ से कोई काम करने वाला सहायक हमारा, किसी को चोट लग जाए तो हमको नींद नहीं आती, किसी को खून निकल जाए तो हम द्रवित हो जाते। भगवान की पूरी सेना, छोटा सिपाही से लेकर बड़े से बड़ा सारे अधिकारी, केवल आदेश से सामने कौरवों के पक्ष में खड़े थे। और वो जो तीर चल रहे थे, वो तीर अर्जुन जो मार रहा था, तो वो अर्जुन के तीर केवल अर्जुन के दुश्मनों को नहीं लग रहा, भगवान के सबसे प्रिय सेना नायकों को, सिपाही को। और ये भी अनुशासन का कितना बड़ा उदाहरण है कि उस पूरी सेना का एक भी सिपाही, एक भी अधिकारी, कोई भागा नहीं और कोई बचा नहीं। केवल एक आदेश के सामने खड़े हुए वो सेना के सारे सूरवीर, जिनमें भगवान कृष्ण को युद्ध में बड़ी से बड़ी जीत दिलाने में अपनी भूमिका अदा है। तो इतनी दक्ष सेना को रखने के लिए गुरुकुल की आवश्यकता होती कि नहीं होती? अनुशासन के लिए जीना एक बार है, लेकिन जी करके जो उत्कृष्ट उदाहरण बना दे। मृत्यु कितनी बार आएगी? जन्म भी एक बार होता, जिसको जन्म हुआ वो मरेगा। और ये जन्म और मृत्यु के बीच में अधरों पे जो खिलने वाली उनकी मुस्कान है, यही जीवन का सार जीवन देती है कि लोग अपने जीवन में ऐसा मान के चलते हैं हर एक कोई अमर है, लेकिन अमर नहीं है, एक न एक दिन मरना है। लेकिन आने और जाने के क्रम में हमसे जो अच्छे से अच्छा हो जाए, वापस वही गुरु परंपरा पे ले जाता है, जो मैंने प्रारंभ में बात कही। तो ये जो परंपरा हमारी अपनी संस्कृति की है, ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने इस बात को कई घटनाक्रम में एहसास कराया। जब वो अपने बच्चों से बात करके परीक्षा के पहले, तब भी हमको वही दिखाई देते हैं। उनके स्वयं के जीवन से देख लो, जब चाय वाले लोग अपनी जीवन की उस घटना से निकल के जाते हैं, तो शिक्षा के लिए चाय की दुकान चलाते चलाते भी स्कूल को भी क्या महत्व देते हैं, ये भी हमको दिखाई देता है। और ये वहाँ भी दिखाई देता है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है और हमारे 20,000 से ज्यादा बच्चे फंसे रहते हैं, तो शासन का संचालन उतनी कठिनाई से पढ़ने वाला विद्यार्थी संचालन कैसे करता है कि रूस और यूक्रेन दोनों की सेना हथियार डालती है, 3 दिन युद्ध रुकता है और हमारे सारे बच्चे निकल करके हमारे साथ आते। ये उदाहरण हम सबको एहसास कराते हैं कि वास्तविकता में हमारे अपने काम का महत्व क्या है। मेरी अपनी ओर से राष्ट्रीय बाल आयोग अधिकार जो चाहेंगे आप आयोग के माध्यम से, ये पूरा प्रदेश आपका है, बहुत पवित्र उद्देश्य आप लेके चल रहे हो। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट का शिकार न हो, जिसके जीवन में शिक्षा की जरा सा भी गुंजाइश है, वो अपनी शिक्षा में दक्ष होकर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद।
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके उद्बोधन से निस्संदेह हम सब बहुत ही प्रभावित हुए और छोटे छोटे एग्जाम्पल से दिल को जीत लिया है उन्होंने, और उन्हें ये विश्वास दिलाते हुए कि बच्चे अपने कितने अच्छे, इनका मान रखेंगे हम, और बच्चों की मुस्कानों से अब हिंदुस्तान रचेंगे हम, बच्चों की मुस्कानों से अब हिंदुस्तान रचेंगे हम। ये ठान लिया है हम सब ने, और आप सभी को विश्वास दिलाते हैं कि इन बच्चों की मुस्कानों तक गूंजेगी हमारे विद्यालयों में। साथियों, आभार प्रदर्शन के लिए मैं बड़ी विनम्रता से आमंत्रित कर रहा हूँ सदस्य सचिव श्रीमती रूपाली बनर्जी। नमस्कार सबको। Respected Honorable Chief Minister, Government of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Minister of Labour, Government of Madhya Pradesh, Shriram Singh Patel ji, Chairperson NCPCR Shri Pratap Nagar ji, and Chairperson SCPCR Madhya Pradesh Shri Devendra Modi ji. On behalf of National Commission for Protection of Child Rights, I sincerely thank Honorable Chief Minister, Government of Madhya Pradesh for taking time out from his busy schedule and gracing today's program. I would like to thank Honorable Labour Minister, Government of Madhya Pradesh for supporting and encouraging us with his presence in this program. I would like to express my gratitude towards Shri Priyank Ramungoji, Chairperson NCPCR, who has always been the guiding light for us all for taking up such endeavors that are crucial for children's education and well-being. I also thank Shri Devendra Modi, Chairperson MP-SCPCR for all his support. My thanks also to School Education, Department of Labour, Department SCPCRs of the UTs of Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh. I am grateful to all the officials and other participants for coming from these 6 states and UTs. I hope the insights from the experts and the takeaways from the discussion will help us all in building a better world for us. Thank you. साथियों, आप सबकी तरफ से ये संकल्प दिलाते हुए कि हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे और भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। और ये जो उद्घाटन सत्र है आदरणीय अध्यक्ष महोदय की इजाजत से यही समाप्त होगा और शुरू होगा हमारा चिंतन का दौर।